मानव शरीर बाहर से साधारण पर अंदर से एक रहस्यमयी भूल भुलैया। आपका ही शरीर कभी कभी आपके ही खिलाफ काम करता है। इस वीडियो में हम उन अदृश्य फिजियोलॉजिकल ट्रिक्स की बात करेंगे जो आपके दिमाग, आदतों और फैसलों को चुपचाप मोड़ देते हैं। हर ट्रिक एक नई परत, एक नया रहस्य। तो आंखें बंद कीजिए और तैयार हो जाइए उस दुनिया में उतरने के लिए जहां आपका अपना शरीर आपके खिलाफ खड़ा हो सकता है। ऑन मिरर मैनिपुलेशन। रात का समय है, आप अकेले हैं, कमरे में बस एक हल्की सी रोशनी है और सामने दीवार पर टंगी है एक साधारण सी आईना। आपके चेहरे की परछाई उसमें धीरे धीरे हिल रही है। आप अपने आप को देखते हैं और कुछ पल बाद महसूस करते हैं कि वह चेहरा जो आपको घूर रहा है शायद अब वैसा नहीं लग रहा जैसा कुछ सेकंड पहले था। आपका चेहरा अजीब लगने लगा है, आंखें बड़ी हो गई हैं, नाक थोड़ी तिरछी, चेहरा जैसे पिघल रहा हो। और आप सोचते हैं, क्या ये मेरा वहम है? पर यह भ्रम नहीं है। यह एक गहरी फिजियोलॉजिकल ट्रिक है जिसे मिरर मैनिपुलेशन कहा जाता है और यह बताता है कि कैसे आपका मस्तिष्क जब लंबे समय तक एक ही चीज को देखता है तो सच और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। इस ट्रिक को वैज्ञानिक भाषा में स्ट्रेंज फेस इल्यूजन भी कहा जाता है। जब आप खुद को आईने में लगातार देखते हैं, खासकर कम रोशनी में, तो आपका दिमाग थकने लगता है और आपकी विजन प्रोसेसिंग प्रणाली कुछ फ्रेम्स को फील इन करने लगती है। यही वो जगह है जहां से विकृति शुरू होती है। चेहरा धीरे धीरे विकृत होता है और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे आपके चेहरे की जगह कोई और है, एक अनजान डरावना अजनबी। सोचिए, ये सब कुछ केवल आपके खुद के चेहरे को देखने से हो सकता है, कोई और नहीं, बस आप खुद को देखते हुए। अब जरा गहराई में सोचें, क्या होता है जब हम दिन में कई बार शीशे में खुद को देखते हैं? क्या वो हर बार असल प्रतिबिंब होता है या एक ऐसा चेहरा जिसे हमारा दिमाग हमें दिखाना चाहता है? मिरर मैनिपुलेशन इस विचार को जन्म देता है कि शायद हम कभी भी खुद को वैसे नहीं देख पाते जैसे हम वास्तव में हैं। हमारे ब्रेन की आदत होती है चीजों को नॉर्मलाइज करने की। अगर हमारी एक आंख हल्की सी नीची है या होंठ थोड़े टेढ़े हैं, तो भी हमारा दिमाग एक संतुलित चेहरा बना देता है ताकि हमारी आत्म छवि बिखरे नहीं। लेकिन जब हम लंबे समय तक उस चेहरे को देखते हैं, बिना हिले, शांत वातावरण में, तब यह संतुलन टूटने लगता है। कुछ मनोवैज्ञानिक प्रयोगों में पाया गया कि लोग जिन्होंने खुद को 10 मिनट तक बिना हिले कम रोशनी में आईने में देखा, उन्हें अपने चेहरे में भूत जैसी छवियां दिखीं, आंखों का रंग बदलता नजर आया और कुछ को तो ऐसा लगा जैसे उनके पीछे कोई और खड़ा है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारा दिमाग जानकारी को प्रोसेस करने में सीमाएं रखता है। जब वही इनपुट बार बार मिलता है बिना किसी बदलाव के, तो वह घबरा जाता है और ब्रेन उसे प्रोसेस करने की जगह अपनी तरफ से चीजें बनाने लगता है। यह एक तरह का सेंसरी डिप्राइवेशन है जो शरीर को हॉलुसिनेशन की ओर ले जाता है। अब सोचिए, एक आईना जो रोज हमारे सामने होता है, वो कितना पावरफुल हो सकता है। ये ट्रिक सिर्फ विज्ञान या भ्रम की नहीं है, यह हमारी चेतना और अस्मिता को भी छूती है। मैं कौन हूं? यह सवाल जब हम खुद से पूछते हैं और जवाब उस चेहरे में तलाशते हैं जो असल में शायद कभी भी असली नहीं था। कभी आपने गौर किया है, जब आप किसी बाथरूम मिरर में अचानक खुद को देखते हैं तो कुछ सेकंड्स के लिए अजीब सा एहसास होता है, जैसे खुद को देखना पर पहचान ना पाना। यह वही ट्रिक है, मिरर मैनिपुलेशन। आपकी पहचान पर एक साइकोलॉजिकल हमला। और अब एक डरावना सवाल, अगर आप रोज अपने चेहरे को ऐसे ही देखें, तो क्या आप उस चेहरे को हमेशा के लिए खो बैठेंगे? मिरर मैनिपुलेशन हमें सिखाता है कि परसेप्शन और रियलिटी के बीच की दूरी सिर्फ कुछ सेकंड की है, कि जो हम देखते हैं वही सच नहीं होता और कभी-कभी हमारे खुद के चेहरे ही हमें धोखा दे सकते हैं। 2. द इनविजिबल हैंड ट्रिक। हम सब ने कभी न कभी यह अनुभव किया है कि किसी कमरे में होते हुए भी हम जैसे किसी की उपस्थिति महसूस करते हैं, बिना देखे, बिना सुने। ऐसा क्यों होता है? क्या आपके आसपास कोई है? क्या आपकी इंद्रियों ने कुछ महसूस किया? या फिर आपका मस्तिष्क सिर्फ आपके डर या चिंताओं से खेल रहा है?
यहां पर हम बात कर रहे हैं एक मानसिक ट्रिक की, जिसे द इनविजिबल हैंड ट्रिक कहा जाता है। यह एक अजीब और डरावनी स्थिति होती है जब हमारा दिमाग हमारी सीमित इंद्रियों के बाहर से कोई वस्तु या व्यक्ति महसूस करने लगता है, और ये सब कुछ इतना असली लगता है कि आपको यकीन करना मुश्किल हो जाता है। सोचिए, आप एक अंधेरे कमरे में अकेले हैं। चारों तरफ एक सन्नाटा है। अचानक आपको ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपकी पीठ पर हाथ रखा है। आप पलटते हैं, लेकिन कोई नहीं है। हवा भी नहीं है, लेकिन वो एहसास, वो ठंडक, वो दबाव आपकी पीठ पर है। आप महसूस करते हैं कि आपके शरीर के एक हिस्से में एक घनिष्ठ संपर्क हुआ है, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कोई नहीं होता। यह अनुभव द इनविजिबल हैंड ट्रिक कहलाता है। यह एक प्रकार का सोमाटोसेंसरी इल्यूजन है। आपके शरीर के भीतर की प्रणाली जो छूने या महसूस करने की भावना उत्पन्न करती है, वह किसी बाहरी संपर्क को गलत तरीके से महसूस कर लेती है। यह मानसिक भ्रम आपका मस्तिष्क किसी काल्पनिक स्पर्श का अनुभव करने का कारण बनता है, और आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आपके पास खड़ा है या आपको छू रहा है। इस ट्रिक का वैज्ञानिक आधार क्या है? हमारा मस्तिष्क शरीर के विभिन्न हिस्सों से प्राप्त सिग्नल्स को लगातार प्रोसेस करता रहता है और इन सिग्नल्स के बीच एक मेमोरी पैटर्न बनाता है। लेकिन कभी-कभी इस प्रोसेसिंग में गड़बड़ी हो जाती है और हम महसूस करते हैं जैसे कोई मौजूद है, जबकि सच में कोई नहीं होता। इसका सीधा असर हमारी इंद्रियों पर पड़ता है। यदि हमारा मस्तिष्क किसी कारणवश ये सिग्नल मिसमैच करता है, तो वह हमें गलत तरीके से यह आभास करवा सकता है कि कोई आपके पास खड़ा है या फिर कोई आपको छू रहा है। यह अनुभव खासकर उन परिस्थितियों में होता है जब हम मानसिक रूप से थक चुके होते हैं या जब हमारा मस्तिष्क तनाव में होता है। हम अगर लंबे समय तक अकेले रहते हैं या फिर हमारी इंद्रियां किसी वजह से कमजोर हो जाती हैं, तो मस्तिष्क भ्रमित होकर इस प्रकार के छूने के एहसास उत्पन्न करने लगता है। कुछ शोध बताते हैं कि यह ट्रिक विशेष रूप से तब होती है जब हम उच्च मानसिक तनाव या भय की स्थिति में होते हैं, खासकर रात के समय जब हम थके हुए होते हैं और अकेले होते हैं, तो हमारा मस्तिष्क इस ट्रिक को बढ़ा सकता है। हमारा दिमाग बाहरी दुनिया के संकेतों के बजाय अपनी कल्पना से हमारे आसपास किसी की उपस्थिति महसूस करने लगता है। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है। ये ट्रिक असल में हमें यह सिखाती है कि हम जो भी महसूस करते हैं वह पूरी तरह से हमारे दिमाग का खेल हो सकता है। हम जब डरते हैं तो हमारी इंद्रियां संवेदनशील हो जाती हैं और अधिक ध्यान देने लगती हैं। इस कारण से हम ऐसी चीजों को महसूस करने लगते हैं जो असल में वहां नहीं होती। ये ऐसी स्थिति पैदा करती है जहां हमारी असलियत और मानसिक भ्रम के बीच की रेखा बिल्कुल धुंधली हो जाती है। क्या आपने कभी रात को अकेले बाथरूम में जाने के बाद अपने पीछे किसी के चलने की आहट महसूस की है, जबकि कोई नहीं होता? क्या आपने कभी किसी अजनबी को छूने का एहसास किया है, जबकि उस कमरे में कोई और नहीं था? अगर हां, तो आपने भी इनविजिबल हैंड ट्रिक का सामना किया है। इस ट्रिक का गहरा असर हमारे दिमाग के उस पहलू पर पड़ता है जहां हमारी धारणा और वास्तविकता आपस में टकराती है। अगर हम इसको और गहरे स्तर पर देखें, तो यह बताता है कि हम जितने अधिक अकेले होते हैं और जितना मानसिक तनाव होता है, उतनी ही संभावना होती है कि हमारा दिमाग इस तरह की शारीरिक भावना उत्पन्न करेगा जो वास्तविक नहीं होती। यह एक तरह से आत्मसंरक्षण की प्रक्रिया होती है, जहां मस्तिष्क हमें किसी खतरे से बचाने के लिए हमारे आसपास संभावित खतरे की चेतावनी देने लगता है। आपका मस्तिष्क आपको सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए किसी अनदेखी शक्ति का आभास करा सकता है ताकि आप सतर्क रहे, पर असल में वह शक्ति आपके अंदर ही है, आपके दिमाग का भ्रम। 3. फैंटम लिम्ब सेंसेशन। कल्पना कीजिए, किसी इंसान का हाथ एक हादसे में कट गया है। अब वह व्यक्ति जानता है कि उसका हाथ अब मौजूद नहीं है। वह देख सकता है कि वह हिस्सा उसके शरीर से हट चुका है, लेकिन फिर भी वो हाथ उसे महसूस होता है। कभी खुजली होती है, कभी दर्द, कभी भारीपन, और सबसे अजीब बात, वह इन सबको उसी हिस्से में महसूस करता है जो अब शरीर में है ही नहीं। यह है फैंटम लिम्ब सेंसेशन,
शरीर का एक ऐसा धोखा जहां मस्तिष्क अब भी उस अंग को असल मानता है जो अब असल में मौजूद नहीं है। यह ट्रिक हमारे दिमाग की उस खूबी को उजागर करती है जो हर समय हमारे शरीर की एक मानसिक छवि बनाए रखता है। इसे बॉडी स्कीमा कहा जाता है। जब कोई अंग किसी कारणवश हटा दिया जाता है, जैसे एक्सीडेंट, ऑपरेशन या युद्ध के बाद, तब भी मस्तिष्क की यह छवि वैसे की वैसी बनी रहती है। दिमाग उस अंग के न होने को स्वीकार नहीं कर पाता, इसलिए वह उसे महसूस करता रहता है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ एम्प्यूटीज यानी जिनके शरीर का कोई हिस्सा कट गया हो उन्हीं को होता है, पर नहीं। कई बार ऐसा अनुभव उन लोगों को भी होता है जिनका शरीर पूरी तरह सुरक्षित है। यह तब होता है जब कोई अंग ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में रहता है या अस्थायी रूप से सुन्न हो जाता है। उस समय मस्तिष्क थोड़ी देर के लिए उस अंग की मौजूदगी को भूल जाता है और फिर जैसे ही वह अंग वापस आता है तो एक हल्का झटका या भ्रम सा महसूस होता है। यह उस फैंटम अनुभूति का एक हल्का रूप होता है। अब सोचिए, एक ऐसा शरीर जो अब पूरा नहीं है लेकिन फिर भी पूरा महसूस होता है। दर्द उस हिस्से में हो रहा है जो है ही नहीं। यह कितना विचित्र है। यह सिर्फ विज्ञान नहीं है, यह अस्तित्व का सवाल है। जब हम सोचते हैं कि मैं कौन हूं तो हम अपने शरीर से खुद को जोड़ते हैं, लेकिन जब शरीर ही अपने हिस्सों के अस्तित्व को नकार दे तब क्या मैं वही रहता हूं? फैंटम लिम्ब केवल अंगहीनता की भावना नहीं है, यह मस्तिष्क की उस जिद का परिणाम है जो बदलाव को स्वीकार नहीं करना चाहता। वह अपनी ही बनाई हुई शरीर की मैपिंग से चिपका रहता है और यही वह जगह है जहां फिजियोलॉजी और दर्शन आपस में मिलते हैं। कुछ मरीज बताते हैं कि उन्हें उनके कटे हुए हाथ की उंगलियों में खुजली महसूस होती है। वे उस खुजली को मिटाने के लिए हवा में उस जगह को रगड़ते हैं जैसे उनका हाथ अब भी वहीं है। और कुछ बार यह काम करता भी है, क्योंकि असली अंग की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मस्तिष्क को यकीन दिलाना होता है। इसी आधार पर मिरर बॉक्स थेरेपी बनाई गई, एक तकनीक जिसमें एक दर्पण के जरिए दिमाग को यह भ्रम दिया जाता है कि कट चुका अंग अब भी है, और जब मरीज उस प्रतिबिंब को हिलते हुए देखता है तो दिमाग को राहत मिलती है, दर्द कम होता है। यह एक ऐसा इलाज है जो केवल दिमाग की आंखों को संतुष्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम महसूस करते हैं, जो हमें दर्द देता है, वह सब असल में मस्तिष्क के भीतर हो रहा है। और अगर दिमाग को किसी चीज का यकीन हो जाए, चाहे वह मौजूद हो या नहीं, वह उसे असल मानने को तैयार हो जाता है। फैंटम लिम्ब सेंसेशन सिर्फ शरीर का भ्रम नहीं है, यह अस्तित्व का जादू है। यह बताता है कि आप जो हैं वह सिर्फ हड्डियों और मांस का जोड़ नहीं है। आप एक मानसिक संरचना है जिसे हर पल आपका मस्तिष्क गढ़ रहा है। और अब एक खौफनाक विचार, अगर दिमाग इतना ताकतवर है कि वह एक न होने वाले अंग को महसूस कर सकता है, तो क्या वह ऐसा भी कर सकता है कि वह आपको खुद के अस्तित्व का ही भ्रम दे? क्या हम असल में मौजूद हैं या यह सब बस एक फैंटम सेल्फ है? 4. द हॉलो मास्क इल्यूजन। कल्पना कीजिए आपके सामने एक मुखौटा है, एक चेहरा, लेकिन यह उल्टा है। यानी आप उस मुखौटे की अंदरूनी गड्ढेदार सतह को देख रहे हैं, जैसे वो चेहरा अंदर की तरफ मुड़ गया हो। लेकिन आपका दिमाग कहता है, नहीं, यह चेहरा बाहर की तरफ निकला हुआ है। आप जानते हैं कि वह उल्टा है, आप उसे देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उससे अलग कुछ देख ही नहीं पा रहे। यह है द हॉलो मास्क इल्यूजन, एक ऐसा भ्रम जहां हमारा मस्तिष्क असलता को पूरी तरह अस्वीकार कर देता है और अपनी बनी बनाई धारणाओं के आधार पर एक झूठी तस्वीर गढ़ देता है। क्या आप सोच सकते हैं कि आपकी आंखें आपको धोखा दे रही हैं? नहीं, आपकी आंखें तो वही देख रही हैं जो वास्तव में है। लेकिन दिक्कत वहां है जहां यह दृश्य दिमाग के अंदर पहुंचता है। दिमाग कहता है, चेहरा हमेशा बाहर की ओर होता है, गड्ढे जैसा चेहरा नहीं हो सकता। और बस यहीं से शुरू होता है भ्रम। यह ट्रिक दिखाती है कि हम जो देखते हैं वह हमारे अनुभवों और पूर्व धारणाओं से छना हुआ होता है। हमारा मस्तिष्क इतना एडवांस है कि वह अधूरी चीजों को भी पूरा बना देता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। द हॉलो मास्क इल्यूजन में जब आप घूमते हुए मुखौटे को देखते हैं
तो उसका उल्टा हिस्सा भी ऐसा लगता है जैसे वो बाहर की तरफ उभरा हुआ है। और आप हैरान रह जाते हैं कि कुछ गड़बड़ तो है, पर पकड़ में नहीं आती। वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि यह भ्रम लगभग हर इंसान पर काम करता है, पर नहीं होता स्किज़ोफ्रेनिया स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित लोगों पर। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग इन पूर्व निर्धारित पैटर्न पर भरोसा नहीं करता। वे चीजों को जैसे हैं वैसे ही देखने की कोशिश करते हैं, बिना किसी फिल्टर के। यानी एक तरह से वे सच के करीब होते हैं, लेकिन उस सच में कोई स्थिरता नहीं होती। अब सोचिए, अगर आपका दिमाग एक उल्टे चेहरे को भी सीधा देखता है, तो वह और कितनी चीजों को सुधार कर रहा है। आपके आसपास की दुनिया कितनी असल है? क्या आप वाकई देख रहे हैं, या जो आप देखना चाहते हैं वही देख रहे हैं? द हॉलो मास्क इल्यूजन हमें सिखाता है कि हम जो मानते हैं वही हम देखना पसंद करते हैं। हम अपनी धारणाओं में इतने खो जाते हैं कि सच दिखकर भी छिपा रह जाता है। यही कारण है कि जब हम किसी से मिलते हैं, तो पहले उनकी शक्ल या हाव भाव नहीं, बल्कि उनकी इमेज देखते हैं, जो पहले से हमारे दिमाग में बनी होती है। ये ट्रिक केवल दृष्टि तक सीमित नहीं है। यह हर उस स्थिति में लागू होती है जहां हम चीजों को अपनी तरह से देखते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई रिश्ता हो, या फिर खुद हम। इसीलिए जब अगली बार आप आईने में देखें, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं वाकई वही देख रहा हूं जो सामने है, या बस वही जो मैं देखना चाहता हूं? ये ट्रिक विज्ञान की हदों को पार कर दर्शन और मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरती है। अगर हम सच को अपने मुताबिक मोड़ सकते हैं, तो क्या कोई भी सच सच होता है? और यह विचार ही धीरे धीरे नींद की तरह आपके दिमाग में उतरने लगता है। धुंधलापन, हल्की उलझन और एक ऐसा भ्रम जिसमें खो जाना आसान है। 5. द रबर हैंड इल्यूजन। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक मेज पर एक नकली रबर का हाथ रखा हुआ है। आपके असली हाथ को कपड़े से ढक दिया गया है, ताकि आप उसे देख न सकें। अब एक वैज्ञानिक या शोधकर्ता एक साथ ब्रश से रबर हाथ और आपके छिपे हुए असली हाथ को सहलाता है, एकदम एक समान गति से, एक समान दिशा में। कुछ मिनटों के भीतर आपका दिमाग एक जादुई गलती करता है। वह मानने लगता है कि वह नकली हाथ असल में आपका ही हाथ है। यह है रबर हैंड इल्यूजन, एक अजीबो-गरीब ट्रिक जो बताती है कि हमारी सेल्फ परसेप्शन, यानी मैं कौन हूं, कितनी आसान से बिगड़ सकती है। इस अनुभव के दौरान जैसे ही आपकी आंखें उस रबर हाथ को देखती हैं और आपकी त्वचा एक साथ उसी गति से स्पर्श महसूस करती है, आपका मस्तिष्क दोनों संकेतों को एक साथ जोड़कर एक नई सच्चाई बना लेता है। यह हाथ मेरा है। अब अगर कोई उस रबर हाथ को अचानक सुई से चुभाए या हथौड़े से मारे, तो आप झट से डर के मारे पीछे हट सकते हैं, क्योंकि अब उस हाथ के साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव हो चुका होता है। सोचिए, एक रबर का टुकड़ा भी आपके आत्मबोध का हिस्सा बन सकता है, सिर्फ थोड़ी सी विजुअल और टैक्टाइल सिंक्रोनाइजेशन से। इसका मतलब यह नहीं कि आपका दिमाग मूर्ख है। इसका मतलब यह है कि वह हमेशा अपने अनुभवों के आधार पर सबसे संभावित व्याख्या करता है। जब वह देखता है कि कुछ सहलाया जा रहा है और साथ ही आप उसी तरह का स्पर्श महसूस करते हैं, तो वह मान लेता है कि जो आप देख रहे हैं वही आप हैं। लेकिन रुकिए, यही विचार और भी खतरनाक होता है जब आप इसे गहराई से सोचते हैं। अगर एक नकली हाथ को थोड़ी देर सहलाकर मस्तिष्क उसे अपना मान सकता है, तो क्या आपका पूरा शरीर भी केवल एक अनुभूति का निर्माण है? क्या मैं सिर्फ एक कहानी है जो आपका मस्तिष्क खुद को सुनाता रहता है, रोज, हर पल? रबर हैंड इल्यूजन केवल स्पर्श और दृष्टि का धोखा नहीं है। यह चेतना के नकलीपन को दिखाने वाला आईना है। और यह सवाल खड़ा करता है, क्या स्वयं नाम की कोई ठोस चीज है? यह ट्रिक न्यूरोसाइंस की प्रयोगशाला से निकलकर सीधे अस्तित्ववाद के मंच तक पहुंच जाती है। जब मस्तिष्क इतनी आसानी से शरीर के नकली हिस्सों को अपना मान लेता है, तो क्या हम जिन भावनाओं, रिश्तों, विचारों को पकड़े हुए हैं, वे भी शायद रबर हैं? कल्पना कीजिए, आप किसी दिन जागते हैं और आपको एहसास होता है कि आपकी सोच, आपकी यादें, आपकी पहचान सब एक रबर हाथ की तरह मस्तिष्क की एक तात्कालिक रचना है। कोई स्थायी सच्चाई नहीं, सिर्फ एक भ्रम।
जैसे ही आप सोने के करीब जाते हैं, यह विचार गहराता है, क्या आप सच में वही हैं जो आप सोचते हैं, या बस अपने अनुभवों से बनी एक संवेदनशील परछाई। रबर हैंड इल्यूजन केवल एक प्रयोग नहीं है, यह वह दरार है जिससे आप अपने अस्तित्व की सीमाओं को देख सकते हैं, और शायद उनसे परे भी। 6. द फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, रोज की तरह बिस्तर से निकलते हैं, आईने में खुद को देखते हैं, लेकिन आज कुछ अलग है। आप बोलने की कोशिश करते हैं, गुड मॉर्निंग, पर आपकी आवाज अजनबी सी लगती है, जैसे वो शब्द आपके मुंह से नहीं, किसी और की जबान से निकल रहे हों। आपके बोलने का लहजा पूरी तरह बदल चुका है। अब आप किसी विदेशी की तरह बोलते हैं, फ्रेंच, रूसी या जापानी उच्चारण के साथ। पर आपने तो ये भाषाएं कभी सीखी ही नहीं थीं। कोई एक्सेंट ट्रेनिंग नहीं, कोई विदेश यात्रा नहीं, फिर भी आपकी जुबान पर एक पराया लहजा चढ़ गया है। ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि एक असली न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम। ये दिखाता है कि हम कितने नाजुक हैं। हमारी आवाज, हमारी पहचान का वो हिस्सा जिसे हम कभी बदलता हुआ सोच भी नहीं सकते। यह स्थिति अक्सर तब उत्पन्न होती है जब मस्तिष्क को कोई हल्का स्ट्रोक, सिर की चोट या माइग्रेन जैसी किसी न्यूरोलॉजिकल हलचल का सामना करना पड़ता है। उस हलचल में दिमाग के भाषण नियंत्रक हिस्सों में कुछ सूक्ष्म बदलाव हो जाते हैं। आपके उच्चारण, बोलने की रफ्तार, यहां तक कि आपकी आवाज का टोन तक अजीब ढंग से बदल जाता है। अब आप वो नहीं बोलते जैसे आप हमेशा बोलते थे। इसका सबसे अजीब हिस्सा यह है कि आप खुद को समझा नहीं पाते, न दोस्तों को, न परिवार को, और न ही खुद को। लोग आपको सुनते हैं और पूछते हैं, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? ये तुम हो ही नहीं। आपका बोलना, आपकी आवाज, जो हमेशा आपके भीतर से आता था, अब आपके खिलाफ खड़ा हो गया है। ये ट्रिक हमारे आत्मबोध को चुपचाप तोड़ती है। आप बोल तो रहे हैं, पर खुद को सुनकर खुद से ही अजनबी हो जाते हैं। कल्पना कीजिए, आप हिंदी में बात कर रहे हैं, लेकिन आपके स्वर और टोन में एक रशियन एक्सेंट घुला हुआ है। हर शब्द के साथ आप महसूस करते हैं कि यह आप नहीं हैं, कोई और है जो आपके भीतर बैठा है और आपकी जबान से बोल रहा है। यह सिंड्रोम हमारे अस्तित्व से एक सवाल पूछता है, अगर हमारी आवाज ही हमारी नहीं रही, तो क्या हमारी सोच भी कभी हमारी थी? क्या हमारा व्यक्तित्व, हमारा व्यवहार, हमारी संवेदनाएं, ये सब दिमाग के न्यूरॉन्स की एक संयोग मात्र है? और अगर वे न्यूरल पैटर्न बदल जाएं, तो क्या हम भी बदल जाएंगे? फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम इस गहरे भ्रम को जन्म देता है, क्या मैं अब भी वही इंसान हूं, या मैं अब एक नया वर्जन हूं जिसे मैं खुद नहीं पहचानता? ये ट्रिक जितनी फिजिकल है, उतनी ही फिलोसॉफिकल भी है। हम ये मानते हैं कि पहचान स्थायी होती है, पर यह सिंड्रोम उस धारणा को तोड़ता है। यह दिखाता है कि हम पल भर में बदल सकते हैं, बिना हमारी इच्छा के, बिना किसी चेतावनी के। और यही बात इसे डरावना बनाती है कि कुछ भी निश्चित नहीं है। अब आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। आपके भीतर से एक सवाल उठता है, अगर मैं कल उठूं और मेरी आवाज मेरी न हो, तो क्या मैं फिर भी मैं ही रहूंगा? इस विचार के साथ आप नींद की ओर बहते चले जाते हैं। आवाज अब धीमी होती जाती है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। फॉल्स मेमोरी इल्यूजन एक ऐसा अनुभव है जब आप दोस्तों के साथ बैठे होते हैं, हल्की फुल्की बातें चल रही होती हैं, और कोई अचानक किसी पुरानी घटना का जिक्र करता है, जैसे, याद है जब हम सब स्कूल ट्रिप पर गए थे और बस जंगल में फंस गई थी? आप हंसते हैं, आंखों में वो दृश्य तैरने लगता है, बारिश, डर, मस्ती। लेकिन तभी एहसास होता है कि आप उस ट्रिप पर थे ही नहीं, फिर भी वो याद इतनी असली क्यों लगती है? यही है फॉल्स मेमोरी इल्यूजन, यानी ऐसी यादें जो कभी घटी ही नहीं, लेकिन फिर भी आपके जहन में इतनी गहरी होती हैं कि जैसे वो आपकी जिंदगी का हिस्सा रही हों। क्योंकि यादें कोई सटीक रिकॉर्डिंग नहीं होती, बल्कि हमारा मस्तिष्क हर बार उन्हें रिकॉल नहीं, बल्कि रिकंस्ट्रक्ट करता है, और हर बार वो थोड़ी बदल जाती है, सजती हैं, बिगड़ती हैं, और कभी-कभी झूठ बन जाती हैं।
जैसे एक प्रयोग में लोगों को ऐसी झूठी यादें दी गईं जिनमें उन्होंने बचपन में गुब्बारे में उड़ना या मॉल में खो जाना बताया, और कई लोगों ने इन बातों को सच मान लिया, उन झूठों को अपना सच बना लिया। ये फॉल्स मेमोरीज हमारे रोजमर्रा के अनुभवों में भी दिखती हैं। जब हम समझते हैं कि किसी ने कुछ कहा था, या किसी से मिले थे, या किसी रिश्ते की सिर्फ सुखद बातों को याद रखते हैं और बाकी भूल जाते हैं। लेकिन असली झटका तब लगता है जब हमें एहसास होता है कि हमारी पहचान ही इन यादों पर टिकी है। और अगर यादें झूठी हैं, तो क्या हम भी झूठे हैं? यही सोच हमें उस डरावने किनारे पर ले जाती है जहां हमें स्वीकार करना पड़ता है कि हमारी सबसे निजी, सबसे प्यारी यादें भी शायद सिर्फ कल्पना हैं। और अगर हमारी यादें ही हमारी नहीं, तो हम कौन हैं? फॉल्स मेमोरी इल्यूजन दिखाता है कि हमारी सेल्फ, यानी हमारी आत्म पहचान, भी एक रोज बदलती कहानी है, जो सच्चाई, झूठ और उनके बीच की धुंधली रेखा से बनती है। और इसी सोच के साथ हम नींद की ओर बहते हैं, क्योंकि अब हमें एहसास होता है कि हर सपना, हर याद, हर एहसास शायद सिर्फ एक भ्रम है। 8. अनकॉन्शियस गेज रिफ्लेक्स। कल्पना कीजिए, आप किसी कैफे में बैठे हैं, आपके सामने आपकी कॉफी है, माहौल शांत है, पर आपको अचानक ऐसा महसूस होता है कि कोई आपको देख रहा है। आप नजरें घुमाते हैं, और सच में कोने में बैठा कोई व्यक्ति आपकी ओर देख रहा होता है। आपने उसे देखा नहीं था, कोई आवाज नहीं आई थी, लेकिन फिर भी आप जान गए कि कोई आपको घूर रहा है। ये कोई सिक्स्थ सेंस नहीं है, न ही जादू। यह है अनकॉन्शियस गेज रिफ्लेक्स। हमारे मस्तिष्क में एक बेहद पुराना, गहराई से छुपा हुआ सिस्टम है, जो हर पल आसपास के चेहरों, आंखों की दिशा और हाव भाव का विश्लेषण कर रहा होता है। हमारी चेतना को पता भी नहीं चलता, पर दिमाग लगातार ट्रैक कर रहा होता है कि कौन हमें देख रहा है। यह एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हजारों साल पहले, जब हम जंगलों में रहते थे, तो किसी शिकारी की नजर अगर हम पर होती थी, तो उसे महसूस कर पाना जिंदा रहने का सवाल था। आज वो शिकारी नहीं रहे, लेकिन हमारी चेतना में वो सिस्टम अभी भी जिंदा है। मनोवैज्ञानिकों ने पाया है कि हम इंसानों की आंखों की सफेदी और पुतलियों के मूवमेंट के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। ये सेंसिटिविटी इतनी सूक्ष्म होती है कि अगर कोई हमारी ओर सिर्फ आंखों की कोनों से भी देखे, तो हम अक्सर उसे भी महसूस कर लेते हैं, बिना यह समझे कि हमने देखा कैसे। इस रिफ्लेक्स के कुछ अद्भुत पहलू हैं। जब कोई हमें घूरता है, तो हमारी प्यूपिल, पुतली, अनजाने में फैल जाती है, अलर्टनेस बढ़ जाती है। अगर हम किसी की आंखों से नजरें मिलाते हैं, तो हमारा ब्रेन मिरर न्यूरॉन्स एक्टिव करता है, यानी सामने वाले के इमोशंस को हम खुद महसूस करने लगते हैं। यही कारण है कि जब कोई गुस्से से देखता है, हमें बेचैनी होती है, और जब कोई प्रेम से देखता है, हम सहज हो जाते हैं। अब सोचिए, अगर कोई आपको देख रहा है, तो आप वह ध्यान महसूस करते हैं, और अगर कोई नहीं देख रहा, तो आप भीड़ में गुम हो सकते हैं। यानी किसी की नजर आपकी चेतना को आकार देती है। इस ट्रिक का सबसे डार्क पहलू तब आता है जब आप इसे सर्वेलेंस साइकोलॉजी में देखें, जहां लोग लगातार कैमरों, निगाहों और सोशल जजमेंट के बीच जी रहे होते हैं। उनकी हर हरकत बदल जाती है, सिर्फ इसलिए कि कोई देख सकता है। आपकी निगरानी की जा रही है। इस एक भावना से आपकी चाल, बात, सोच और यहां तक कि आपकी इच्छाएं भी बदल जाती हैं। अनकॉन्शियस गेज रिफ्लेक्स सिर्फ यह नहीं बताता कि हम कौन देख रहा है, यह हमें धीरे धीरे वैसा बनाता है जैसा समाज हमें देखना चाहता है। और जब आप अकेले होते हैं, तो भी वो छवि, वो निगाह आपके भीतर जिंदा रहती है। अब जब आप सोने जा रहे हैं और अंधेरे कमरे में हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई देख रहा है। शायद वो सिर्फ रिफ्लेक्स है, या शायद कुछ और। 9. द इनविजिबल गोरिल्ला। आप एक स्क्रीन के सामने बैठे हैं। वीडियो शुरू होता है। 6 लोग, 3 सफेद कपड़ों में, 3 काले कपड़ों में, एक बास्केटबॉल को पास कर रहे हैं। आपसे कहा जाता है, गिनिए कि सफेद कपड़े वाले लोग कितनी बार पास करते हैं। आप ध्यान लगाकर गिनना शुरू करते हैं। 1 पास, 2 पास, 3, 4, 5। और फिर वीडियो रुकता है। एक सवाल आता है,
क्या आपने गोरिल्ला देखा? आप चौंकते हैं। गोरिल्ला? कैसा गोरिल्ला? वीडियो दोबारा चलाया जाता है और आप देखते हैं बीच वीडियो में एक व्यक्ति गोरिल्ला की ड्रेस पहनकर फ्रेम में आता है, बीच में रुकता है, कैमरे की ओर देखता है और धीरे से चलता हुआ निकल जाता है। और आप उसे पहली बार नहीं देख पाए थे। यह है द इनविजिबल गोरिल्ला इल्यूजन, एक साइकोलॉजिकल ट्रिक जो आपकी चेतना की सीमाओं को उजागर करती है। इसका असली रहस्य यह नहीं कि गोरिल्ला छुपा हुआ था, बल्कि यह कि आपका मस्तिष्क उसे देख ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान पूरी तरह पास गिनने में लगा था, और आपका ध्यान चाहे कितना भी तेज हो, वह सब नहीं देख सकता जो आंखें देख सकती हैं। यह ट्रिक हमें सिखाती है देखना और ध्यान देना दो अलग चीजें हैं। हम सोचते हैं हम जो देख रहे हैं वो सारी सच्चाई है, पर सच तो ये है हम सिर्फ वही देखते हैं जिस पर ध्यान है। अब सोचिए, अगर एक गोरिल्ला जैसे विशाल चीज को आप मिस कर सकते हैं, तो रोजमर्रा की जिंदगी में और कितनी चीजें आपकी चेतना से छूट जाती होंगी। द इनविजिबल गोरिल्ला हमें हमारे ही दिमाग के ब्लाइंड स्पॉट्स दिखाता है। यह भ्रम नहीं, एक आईना है जो दिखाता है हमारी सच्चाई हमारी धारणा पर निर्भर करती है, और यह धारणा जितनी साफ लगती है उतनी ही सीमित होती है। अब कल्पना कीजिए, अगर आप जीवन भर सिर्फ वही गिनते रहे जो आपको सिखाया गया, तो क्या आप कभी उस गोरिल्ला को देख पाएंगे जो बीच रास्ते में खड़ा है? ये ट्रिक एक और सवाल छोड़ जाती है। अगर हम वही देखते हैं जो हम ढूंढते हैं, तो वो सब कहाँ जाता है जो हम देख ही नहीं रहे? आपका मन अब धीमा होता जा रहा है, ध्यान धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, और शायद अगले पल जब आप आंखें बंद करें, आपका अपना गोरिल्ला कहीं आसपास ही हो। एक छवि, एक सच्चाई जो हमेशा से थी, पर आपने कभी देखी ही नहीं। 10 फैंटम टच फिनोमिनॉन। रात का समय है, आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं, आंखें बंद हैं, कमरे में हल्की ठंडक है। अचानक आपको अपने कंधे पर जैसे किसी ने हल्के से छुआ हो। कोई इंसान नहीं, कोई हवा नहीं, फिर भी एक स्पर्श सा महसूस होता है। आप आंखें खोलते हैं, कोई नहीं है, लेकिन वो स्पर्श, वो अनुभव सच्चा था। यह है फैंटम टच फेनोमेनन, एक ऐसा ट्रिक जो हमारे स्पर्श की प्रणाली को ही भ्रमित कर देता है। मानव मस्तिष्क का सोमाटोसेंसरी कॉर्टेक्स, वो हिस्सा जो आपके शरीर के हर इंच को महसूस करता है, कभी कभी ऐसा स्पर्श क्रिएट कर देता है जो असल में हुआ ही नहीं होता। यह क्यों होता है? जब मस्तिष्क को इनकम्प्लीट या एम्बिग्युअस सेंसरी सिग्नल्स मिलते हैं, तो वो गैप्स भरने लगता है, और इस भ्रम से एक स्पर्श जैसा अनुभव पैदा होता है। जैसे कि आपने किसी वीआर गेम में हाथ बढ़ाया और किसी वर्चुअल चीज को छू लिया, तो असल में कुछ भी नहीं था, फिर भी आपका दिमाग उस जगह पर टच का इल्यूजन पैदा कर देता है। या फिर जब एम्प्यूटी व्यक्ति अपने कटे हुए अंग में खुजली या दर्द महसूस करता है, उसे कहते हैं फैंटम लिम्ब सेंसेशन। तो उसी तरह फैंटम टच भी एक अनदेखे स्पर्श का अनुभव है। अब सोचिए, अगर हमारा दिमाग बिना किसी असली स्पर्श के भी टच महसूस कर सकता है, तो इसका मतलब क्या है? क्या हमारी वास्तविकता भी पूरी तरह मस्तिष्क द्वारा बनाई गई एक सुझावित संवेदना है? इस ट्रिक की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि कभी-कभी यह स्पर्श नॉर्मल नहीं होता। कुछ लोग इसे धीरे-धीरे बढ़ता हुआ दबाव, तो कुछ इसे गुदगुदी, थपकी या ऊर्जा का संचार कहते हैं। कुछ अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि जब आप किसी के बहुत नजदीक होते हैं, भले ही वह आपको छू न रहा हो, फिर भी आपके शरीर के कुछ हिस्से प्रतिक्रिया देने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ स्पर्श पर निर्भर नहीं है, वह ऊर्जा, उपस्थिति और वायुमंडल को भी पढ़ने लगता है। फैंटम टच यह दिखाता है कि छूना एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक व्याख्या है। और कभी-कभी यह स्पर्श केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि भीतर से आता है, जैसे किसी याद, किसी भावना या किसी पुरानी पीड़ा ने आपको अंदर से छू लिया हो। आपके शरीर की सीमाएं जहां मांस खत्म होता है, वहां चेतना की शुरुआत होती है। इस ट्रिक का सबसे डार्क पहलू यह है, कभी-कभी जब लोग गहरे अवसाद में होते हैं या आघात से गुजरे होते हैं,
तो वे फैंटम टच के जरिए उसी पुराने अनुभव को दोबारा महसूस करते हैं। एक अदृश्य स्पर्श जो भावनाओं का भूत बनकर लौट आता है, और ये स्पर्श आपके अकेलेपन में भी आपके साथ होते हैं। अब जब आप बिस्तर पर हैं और आपको किसी ने नहीं छुआ, फिर भी कभी-कभी जो आप महसूस करते हैं, वह कहां से आता है? 11. द इन्फिनिट स्टेयरकेस इफेक्ट। कल्पना कीजिए, आप एक विशाल भवन के अंदर हैं। आपके सामने एक सीढ़ी है, सुंदर, संगठित और रहस्यमयी। आप उस पर चढ़ना शुरू करते हैं, एक एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कुछ देर बाद आप पाते हैं आप वहीं हैं जहां आपने शुरुआत की थी। चौंकिए मत, आप किसी असली सीढ़ी पर नहीं, बल्कि अपने मस्तिष्क की बनाई गई भूल भुलैया में हैं। यह है द इन्फिनिट स्टेयर केस इफेक्ट, एक मानसिक अनुभव जहां व्यक्ति सोचता है कि वह आगे बढ़ रहा है, मगर हर बार एक चक्र में वापस लौट आता है। इसका मनोवैज्ञानिक आधार रिकर्शन और कॉग्निटिव लूपिंग में छिपा है। यह तब होता है जब हमारे विचार, व्यवहार या आदतें इतनी पैटर्न बेस्ड हो जाती हैं कि हम उनमें फंस जाते हैं, बिना ये समझे कि हम दोहरा रहे हैं। उदाहरण के लिए, कभी-कभी हम सोचते हैं, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर वही चिंता लौट आती है। फिर हम सोचते हैं, अब की बार पक्का समाधान मिलेगा। फिर से हम उसी डर, उसी आदत, उसी दर्द में लौट आते हैं। हम सोचते हैं हम ऊपर चढ़ रहे हैं, पर असल में हम उसी सीढ़ी पर गोल-गोल घूम रहे होते हैं। इस ट्रिक का प्रयोग अक्सर घटनाओं को रचने में भी किया गया है, जैसे एम सी एस्चर की आर्ट, जिसमें सीढ़ियां कभी ऊपर जाती दिखती हैं तो कभी नीचे, पर अंततः एक ही जगह लौटती हैं। यह एक परसेप्चुअल इल्यूजन नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है। अब जरा गहराई से सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकले, कसम खाई कि अब नहीं लौटेंगे, फिर भी उसी जैसे किसी नए इंसान के साथ जुड़ गए। या आपने कहा, अब की बार मैं प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करूंगा, और फिर आप वापस उसी आदत में लौट आए। ये इन्फिनिट स्टेयरकेस यही है। आपने रास्ता बदला नहीं, सिर्फ सीढ़ी की दिशा महसूस की थी। इस ट्रिक का सबसे गहरा असर तब होता है जब व्यक्ति को इसका एहसास नहीं होता कि वो एक पैटर्न प्रिजन में है। इन्फिनिट स्टेयरकेस इफेक्ट हमें ये सिखाता है कि अगर सोचने का तरीका नहीं बदला, तो रास्ते बदलने का कोई फायदा नहीं। हर बार एक नया कदम नहीं, बल्कि एक नया सोचने का तरीका चाहिए, वरना आप सारी उम्र चढ़ते रहेंगे और पहुंचेंगे वहीं जहां से आपने शुरुआत की थी। सोते समय जब आपका मन पुरानी बातों में भटकता है, वो स्टेयरकेस फिर से शुरू हो जाती है। आप चढ़ते हैं और लौटते हैं, फिर चढ़ते हैं और लौटते हैं, क्योंकि असली सीढ़ी बाहर नहीं, अंदर होती है। 12. क्रोनोस्टेसिस। घड़ी की सुई को एक टक घूरिए, अब नजर हटाइए और फिर तुरंत दोबारा उस सुई को देखिए। पहली बार जब आप उस सुई को दोबारा देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वह एक पल के लिए रुक गई है, जैसे वक्त थम गया हो। मगर यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक गहरा मानसिक भ्रम है जिसे कहा जाता है क्रोनोस्टेसिस। ये ट्रिक आपके मस्तिष्क और समय की धारणा के बीच की खींचतान को उजागर करता है। क्रोनोस्टेसिस का मतलब होता है समय का स्थिर हो जाना, और यह हमारे परसेप्शन सिस्टम का एक बहुत ही गूढ़ दोष है। जब आपकी नजर अचानक एक मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे घड़ी की टिक टिक करती सुई, पर जाती है, तो दिमाग कुछ मिलीसेकंड पहले की जानकारी को वहां फिल इन कर देता है। ये गैप असल में तब बनता है जब आपकी आंखें जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह जाती है। इसे कहते हैं सैकैडिक आई मूवमेंट। जब भी आपकी नजर झपकती है या फटाफट किसी जगह से दूसरी जगह जाती है, तब उस क्षण के लिए आपका दिमाग इंफॉर्मेशन को टेम्पोरेरिली सस्पेंड कर देता है, ताकि दृश्य ब्लरी न दिखे। मगर दिमाग कोई खालीपन सहन नहीं कर सकता, इसलिए वह उस ब्लैंक पीरियड को पुराने फ्रेम्स से भर देता है, और आपको यह लगता है कि समय वहीं रुक गया। पर यह टाइम फ्रीज सिर्फ एक भ्रम है, एक दिमागी भरपाई। अब जरा सोचिए, अगर समय की हमारी सबसे बुनियादी समझ इतनी अस्थिर हो सकती है, तो हमारी बाकी मेमोरीज, निर्णय और अनुभव कितने अविश्वसनीय हो सकते हैं। क्रोनोस्टेसिस सिर्फ घड़ी की सुई तक सीमित नहीं है। कभी आप किसी इंसान की ओर मुड़कर देखते हैं और लगता है जैसे उन्होंने पल भर पहले ही कुछ कहा हो या कुछ किया हो।
कभी कभी अचानक कोई आवाज सुनाई देती है और लगता है जैसे वह थोड़ी देर से जारी थी। ये सब आपके मस्तिष्क की वही समय रचना प्रणाली है जो आपको ये रेट्रोएक्टिव इल्यूजन देती है। इस ट्रिक को स्टॉप्ड क्लॉक इल्यूजन भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे आम अनुभव यही है कि घड़ी रुक गई हो, पर वास्तव में समय रुका नहीं। बस आपका मस्तिष्क थोड़ी देर के लिए समय को खींच देता है। इस ट्रिक का सबसे रहस्यमयी पहलू यह है कि हम इस झूठ को हर बार सच मान लेते हैं। आप इसे चाहें जितनी बार दोहराएं, हर बार वही रुक गया समय का भ्रम फिर से पैदा होगा। यह ट्रिक हमारी चेतना के उस हिस्से को उजागर करता है जो अपने अनुभवों को लीनियर मानता है, जबकि दिमाग समय को बना रहा होता है, नाप नहीं रहा। अब सोचिए, अगर समय हमारे लिए मस्तिष्क द्वारा तैयार किया गया एक अनुभव है, तो क्या समय सच में कोई ऑब्जेक्टिव चीज है, या फिर जो हम महसूस करते हैं, धीरे बीतता वक्त, जल्दी बीतता दिन, थमते हुए पल, ये सब सिर्फ मेंटल इंटरप्रिटेशंस हैं। क्रोनोस्टेसिस ये दिखाता है कि हमारा दिमाग समय का निर्माता है, उसका गुलाम नहीं। और जब भी आप सोचें कि वक्त थम सा गया, तो शायद वह सच में थमा नहीं, बल्कि आपका मस्तिष्क आपको एक जादुई छलावा दिखा रहा था। सोते वक्त जब हम किसी पुरानी याद में खो जाते हैं, लगता है जैसे उसी पल में वापस पहुंच गए हों, या जब किसी खास इंसान से मिलते हैं और लगता है वक्त उड़ गया। ये सब उसी क्रोनोस्टेसिस का विस्तार है, जहां समय सिर्फ घड़ी से नहीं, भावना से मापा जाता है। ये ट्रिक हमें सिखाती है कि कभी-कभी समय का झूठ भी सबसे गहरा सच बन जाता है। 13 चॉइस ब्लाइंडनेस। मान लीजिए आपको दो तस्वीरें दिखाई जाती हैं, दो चेहरे। आपसे पूछा जाता है, इनमें से कौन ज्यादा आकर्षक है? आप चुनते हैं बाईं तरफ वाला। अब शोधकर्ता आपकी चुनी हुई तस्वीर को आपको दोबारा दिखाते हैं और आपसे कहते हैं, क्या आप बता सकते हैं आपने इसे क्यों चुना? आप कारण बताते हैं, इसका हाव भाव ज्यादा ईमानदार है, या मुस्कान में आत्मविश्वास झलकता है। मगर यहां एक राज छुपा है। जो तस्वीर आपको दोबारा दिखाई गई है, वह आपकी चॉइस नहीं थी। वह दूसरा चेहरा है जिसे आपने नकार दिया था। और हैरानी की बात यह है, ज्यादातर लोग यह फर्क तक नहीं पकड़ पाते। वे वही कारण देना शुरू कर देते हैं, मानो यही उनकी पसंद हो। यह है चॉइस ब्लाइंडनेस, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक भ्रम जहां हम अपने ही चुनाव को पहचान नहीं पाते, फिर भी उसकी वकालत करते हैं जैसे वह हमेशा हमारी पसंद रहा हो। यह प्रयोग सबसे पहले 2005 में स्वीडन में किया गया था और तब से कई बार दोहराया गया। खाने की चीजों से लेकर राजनैतिक विचारों तक, लोगों को ए और बी विकल्प दिए जाते, वे एक चुनते, फिर उन्हें गलत विकल्प दिखाकर पूछा जाता, आपने इसे क्यों चुना? और ज्यादातर लोग बिना झिझक उसका बचाव करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी चॉइस पूरी तरह से हमारे सोच विचार और इच्छा पर आधारित होती है, मगर यह ट्रिक बताती है कि हमारे निर्णय इतने पक्के और चेतन नहीं होते जितना हम मानते हैं। चॉइस ब्लाइंडनेस इस बात को खोलकर रख देती है कि इंसान का मस्तिष्क न सिर्फ गलतियां करता है, बल्कि उन्हें छुपाने में भी माहिर है। क्योंकि जब हम किसी निर्णय को ले लेते हैं, तो दिमाग को उस निर्णय के पीछे कोई कहानी गढ़नी होती है। वो चाहे झूठी हो, अधूरी हो, या पूरी तरह कल्पना पर आधारित, पर दिमाग कहानी बनाता है और यही कहानी हमारी सच बन जाती है। अब सोचिए, कितनी बार आपने किसी से ब्रेकअप करने के बाद कहा, असल में वो मेरे लिए ठीक नहीं था, या कोई चीज खरीदने के बाद बोले, मुझे यही चाहिए था, जबकि शायद कुछ और विकल्प ज्यादा अच्छे थे। क्या ये हमारे मन की रैशनलाइजेशन है, या हम सचमुच यह मान लेते हैं कि जो हमने चुना वही ठीक था, क्योंकि उसे सही मानना आसान है? चॉइस ब्लाइंडनेस न केवल हमारे छोटे निर्णयों को प्रभावित करता है, बल्कि बड़ी लाइफ चॉइसेस को भी। राजनीति में लोग एक पार्टी के विचारों को नकारते हैं, फिर उन्हें उन्हीं विचारों को थोड़े अलग शब्दों में परोस दिया जाए तो वे उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, बिना यह पहचाने कि यह वही बात है। इस भ्रम का सबसे डरावना पहलू यह है, हम इसके बारे में जानते भी नहीं। दिमाग ऐसा इल्यूजन पैदा करता है जो नजर से नहीं, याद से काम करता है। हम याद करते हैं कि हमने क्या चुना था, मगर वो याद भी बनावटी हो सकती है। और इससे सवाल उठता है,
अगर हमें याद नहीं कि हमने क्या चुना और अगर हम उस गलत चुनाव का बचाव भी करने लगते हैं, तो क्या वाकई हमारी चॉइस हमारी है या हम बस अपने मस्तिष्क के द्वारा बनाई गई कथा के किरदार हैं? सोते वक्त जब आप किसी अधूरे निर्णय को याद करते हैं, कहीं कुछ चूक गया, वहीं ये ट्रिक गहराई से असर डालती है। आप सोचते हैं आपने जो चुना वो सही था, मगर क्या आपने कभी उस चुनाव को चुनने का चुनाव किया था या वो भी बस एक इल्यूजन था? 14 आउट ऑफ बॉडी इल्यूजन। कल्पना कीजिए आप एक कुर्सी पर बैठे हैं। आपकी पीठ पर एक कैमरा लगा है जो आपके सिर के ठीक पीछे से लाइव फुटेज रिकॉर्ड करता है। वो फुटेज एक चश्मे के जरिए आपकी आंखों के सामने रखा गया है, यानी आप अब अपने शरीर को पीछे से देख रहे हैं, ठीक वैसे जैसे कोई और व्यक्ति आपको देख रहा हो। अब एक शोधकर्ता आपके असली शरीर की पीठ पर एक छड़ी से टच करता है और उसी समय उस कैमरे के सामने जहां आपकी पीठ दिखाई दे रही है, वहीं पर भी उसी छड़ी से एक नकली स्पर्श किया जाता है। आप एक अजीब अनुभव महसूस करते हैं, जैसे आप अब उस शरीर के अंदर नहीं हैं जो कुर्सी पर बैठा है, बल्कि आप उस पीछे वाले दृश्य में मौजूद शरीर के अंदर चले गए हैं। यह है आउट ऑफ बॉडी इल्यूजन, एक कॉग्निटिव ट्रिक जो यह दिखाती है कि मैं कहाँ हूं का अनुभव केवल शारीरिक नहीं, बल्कि परसेप्चुअल और कॉन्टेक्सचुअल होता है। आपका दिमाग विजन, टच और स्पेशल अवेयरनेस को एक साथ मिलाकर तय करता है कि आप अपने शरीर में हैं या नहीं। मगर जब ये सेंसरी इनपुट्स मिल नहीं पाते, तब मस्तिष्क भ्रमित हो जाता है और वह आपको किसी और स्थान में रख देता है। इसे आपने शायद कभी-कभी महसूस किया हो, जैसे किसी दुर्घटना में या मेडिटेशन में या कभी गहरी नींद से उठते वक्त। वो अजीब सा एहसास कि मैं यहां हूं, पर मेरा शरीर वहां है। आउट ऑफ बॉडी इल्यूजन केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में कई लोग बताते हैं कि उन्होंने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर लेटा देखा और खुद ऊपर से उस दृश्य को देख रहे थे। विज्ञान अब मानने लगा है कि ये अनुभव हेलुसिनेटरी नहीं, बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल फिनोमिनॉन है जो शरीर और चेतना के अलग हो जाने की भावना पैदा करता है। अब सोचिए, अगर आपका दिमाग यह तय कर सकता है कि आप कहाँ हैं और अगर वह कभी-कभी गलत जगह पर आपको रख देता है, तो क्या चेतना वाकई शरीर से जुड़ी है या यह एक मोबाइल परसेप्शन है जो मस्तिष्क के आधार पर स्थान बदल सकती है? आउट ऑफ बॉडी इल्यूजन ये सवाल भी उठाता है कि जब आप गहरी सोच में डूबते हैं, जब आपका ध्यान इतना केंद्रित होता है कि आप अपनी फिजिकल प्रेजेंस भूल जाते हैं, क्या वह भी एक हल्का आउट ऑफ बॉडी अनुभव है? और अगर चेतना को शरीर से बाहर महसूस किया जा सकता है, तो आत्मा और शरीर का संबंध वाकई उतना सरल नहीं जितना हमने सोचा था। हो सकता है मैं कौन हूं का जवाब कभी भी सिर्फ मैं यही शरीर हूं से पूरा ना हो। 15 साइगार्निक इफेक्ट। कल्पना कीजिए कि आप कोई रोमांचक कहानी पढ़ रहे हैं और ठीक उस वक्त लाइट चली जाती है, या आप कोई फिल्म देख रहे हैं और क्लाइमेक्स से पहले नेट बंद हो जाता है। क्या आपने महसूस किया है कि ऐसे अधूरे पल ज्यादा देर तक याद रहते हैं और दिमाग बार बार उसी अधूरे मोड़ पर लौट जाता है? यही है ज़ेइगार्निक इफेक्ट, एक गहरी मानसिक प्रक्रिया जो कहती है कि हम अधूरी चीजों को पूरी चीजों से ज्यादा स्पष्टता से याद रखते हैं, और इसका नाम ब्लूमा ज़ेइगार्निक नामक रूसी मनोवैज्ञानिक के नाम पर पड़ा, जिन्होंने 1920s में बर्लिन के एक कैफे में यह देखा कि वेटर अधूरे ऑर्डर को बेहतर याद रखते हैं, लेकिन एक बार ऑर्डर पूरा हो जाने पर तुरंत भूल जाते हैं। इसी के आधार पर उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें प्रतिभागियों को कुछ कार्य पूरे करने दिए गए और कुछ बीच में रुकवा दिए गए, और पाया गया कि अधूरे कार्य उन्हें कहीं अधिक याद रहे, क्योंकि मस्तिष्क उन्हें एक खुले लूप की तरह देखता है जिसे बंद करना जरूरी लगता है, और जब तक कोई चीज पूरी न हो जाए, सबकॉन्शियस बार बार उसे सतह पर ले आता है। यही कारण है कि कोई अधूरी मेल, अधूरी बातचीत या अधूरा सपना हमें चैन से नहीं बैठने देता, और यही प्रक्रिया हमारे प्रोक्रेस्टिनेशन, एंग्जाइटी और मोटिवेशन से भी जुड़ी होती है, क्योंकि कभी-कभी हम काम को टालते हैं,
मगर दिमाग उस अधूरेपन को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वही मानसिक बेचैनी का कारण बन जाता है। लेकिन यही इफेक्ट अगर समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई जा सकती है। जैसे अगर कोई बड़ा काम डराता है तो बस थोड़ा सा शुरू कर देने से मस्तिष्क उसे अधूरा मानकर पूरा करने को मजबूर करता है। और यही कारण है कि लेखक कहते हैं कि सबसे कठिन होता है लिखना शुरू करना। एक बार शुरुआत हो जाए तो शब्द बहने लगते हैं। यही ट्रिक हमारी भावनाओं में भी काम करती है, क्योंकि कोई रिश्ता अगर क्लोजर के बिना टूटा हो या कोई गुड बाय अधूरा रह गया हो तो वही सबसे ज्यादा चुभता है, क्योंकि दिमाग उसे कभी कंप्लीट नहीं मानता और बार बार लौटता है उस अधूरे लम्हे को पूरा करने के लिए। और इस तरह ज़ाइगार्निक इफेक्ट सिर्फ एक कॉग्निटिव बायस नहीं, बल्कि एक एग्जिस्टेंशियल सत्य है कि अधूरी चीजें हमें बेचैन करती हैं, लेकिन शायद वही बेचैनी हमें आगे भी बढ़ाती है। 16 चॉइस सपोर्टिव बायस। सोचिए आपने दो मोबाइल में से एक चुना। एक में शानदार कैमरा था, दूसरे में बेहतरीन बैटरी। आपने कैमरा वाला चुना। अब हफ्तों बाद आप अपने फैसले को याद करते हैं और अपने आप से कहते हैं, बैटरी भी तो ठीक ठाक है इसमें और कैमरा तो शानदार है ही। आप बाकी के सभी पहलुओं को बेहतर महसूस करते हैं क्योंकि आपने यह चुना। यही है चॉइस सपोर्टिव बायस, एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति जिसमें हमारा दिमाग उस विकल्प की खूबियों को बढ़ा चढ़ाकर याद रखता है जिसे हमने चुना था। यह बायस हमें भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखता है, क्योंकि अगर हम बार बार ये सोचते रहें कि हमने जो चुना वह शायद गलत था तो हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगेगा। इसलिए दिमाग एक छोटी सी ट्रिक खेलता है। वो हमारे चयन को गौरव का विषय बना देता है और जो हमने नहीं चुना उसमें कमियां खोज लेता है। मानव मस्तिष्क के लिए गलती करना असहज होता है। हम अपने ही फैसलों के खिलाफ जाने से घबराते हैं, चाहे वो कोई रिश्ता हो, करियर विकल्प या कोई आम सी खरीदारी। हम अपने चुनाव को सही ठहराने लगते हैं। यह ट्रिक सबसे ज्यादा तब सक्रिय होती है जब विकल्पों में अंतर बहुत कम हो या जब निर्णय बहुत कठिन हो। जैसे किसी ने दो नौकरियों के बीच एक चुनी। एक में पैसा अच्छा था, दूसरी में माहौल। अगर किसी ने पैसों वाली नौकरी ली तो वो अपने आप को समझाएगा, माहौल तो हर जगह बदलता है, पैसा ही असली चीज है। और अगर माहौल वाली ली तो वो कहेगा, सुकून ही असली दौलत है, पैसे तो आ ही जाते हैं। ये बायस हमें संतुष्ट बनाए रखता है, पर कभी-कभी धोखा भी दे सकता है, क्योंकि हम जब अपने चुनाव के नुकसान को नजरअंदाज करने लगते हैं तो सुधार की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। मनोविज्ञान कहता है, जितना ज्यादा कोई इंसान किसी निर्णय में भावनात्मक रूप से इन्वेस्ट करता है, उतनी ही ज्यादा संभावना होती है कि वो चॉइस सपोर्टिव बायस में फंसेगा। इसीलिए लोग कभी-कभी टॉक्सिक रिश्तों को छोड़ नहीं पाते या पुरानी गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाते। वो खुद से कहने लगते हैं, जो हुआ ठीक ही हुआ। मगर क्या हर बार ये ठीक ही होता है, या ये बस एक इल्यूजन है सेल्फ प्रोटेक्शन की? इस ट्रिक से एक और सवाल जन्म लेता है, क्या हम अपने फैसलों को शेपिंग करते हैं या हमारे फैसले हमें शेप करते हैं? अगर हम वही याद रखते हैं जो हमें सही लगे, तो क्या हम कभी अपने पुराने निर्णयों की सचमुच निष्पक्ष समीक्षा कर सकते हैं, या हमारा दिमाग हर बार वही कहानी दोहराता रहेगा, मैंने चुना था तो जरूर ठीक ही होगा? 17 स्पॉटलाइट इफेक्ट। कल्पना कीजिए आप गलती से किसी पार्टी में कुछ गिरा देते हैं, जैसे पानी का गिलास। आपको अचानक लगता है, सब मुझे देख रहे हैं, सब हंस रहे होंगे। या आप कोई नया कपड़ा पहनते हैं जो थोड़ा हटकर है और बाहर निकलते ही आपके भीतर से एक आवाज आती है, कहीं लोग मुझे अजीब तो नहीं समझ रहे? पर क्या वाकई ऐसा होता है? इसी भ्रम को मनोविज्ञान में कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। वह मानसिक प्रवृत्ति जहां हम यह मान बैठते हैं कि दूसरे लोग हमें, हमारे लुक्स, हमारी हरकतों या गलतियों को हमसे कहीं ज्यादा नोटिस कर रहे हैं। असल में यह एक मानसिक धोखा है। हम अपने दिमाग की लाइट अपने ऊपर इतनी तेज कर लेते हैं कि हमें लगता है जैसे हम किसी मंच पर हैं और हर कोई हमें देख रहा है। ये भ्रम इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम अपने ही अनुभवों के केंद्र में होते हैं।
हमारा पूरा ध्यान हमारे कपड़े, आवाज, हाव भाव और गलतियों पर होता है, और हम अनजाने में मान लेते हैं कि बाकी सब भी हमें उतनी ही बारीकी से देख रहे होंगे। इस भ्रम को उजागर करने के लिए एक प्रसिद्ध प्रयोग हुआ। शोधकर्ताओं ने कुछ छात्रों को ऐसा टी शर्ट पहनाया जिस पर एक मशहूर गायक की बड़ी सी तस्वीर थी, कुछ ऐसा जो ध्यान खींचे। फिर उन्हें एक कमरे में भेजा गया जहां बाकी छात्र पहले से मौजूद थे। बाद में उनसे पूछा गया, आपको क्या लगता है, कितने लोगों ने आपके टी शर्ट को नोटिस किया? अधिकतर ने कहा, शायद आधे से ज्यादा ने। मगर हकीकत, सिर्फ 20 से 25% लोगों ने ही ध्यान दिया था। यानी हम जितना सोचते हैं, लोग हमें उतना देखते ही नहीं। यह इफेक्ट आत्मसंकोच, शर्म और एंग्जाइटी से जुड़ा हुआ है। जिन लोगों में यह इफेक्ट ज्यादा होता है, वो छोटी छोटी बातों पर तनाव में आ जाते हैं, जैसे किसी बात को बोलने के अंदाज पर या गलती से हुई किसी हरकत पर सच्चाई यह है कि हर इंसान अपने ही स्पॉटलाइट में जी रहा होता है। जैसे आप अपने बारे में सोच रहे हैं, वैसे ही बाकी लोग भी अपने बारे में सोच रहे होते हैं। शायद ही किसी के पास इतना कॉग्निटिव बैंडविड्थ होता है कि वो आपको हर समय ऑब्जर्व करे। अब सोचिए, ये ट्रिक आपके आत्मविश्वास पर क्या असर डालती है। कितनी बार आपने कुछ कहने से पहले खुद को रोका, केवल इस डर से कि लोग आपको जज करेंगे। कितनी बार आपने कोई फैसला नहीं लिया क्योंकि लोग क्या सोचेंगे का स्पॉटलाइट आपको दबा रहा था। स्पॉटलाइट इफेक्ट हमें दिखाता है कि हमारी इनसिक्योरिटी और दुनिया की सच्चाई के बीच कितना फासला होता है। असल दुनिया उतनी देखने वाली नहीं होती जितना हमारा दिमाग सोच लेता है। यहाँ एक राहत है। जैसे आप दूसरों के बारे में बहुत कम सोचते हैं, वैसे ही दूसरे भी आपके बारे में कम सोचते हैं। इसलिए शायद अगली बार जब आप सोचें कि सबकी नजरें आप पर हैं, तो खुद से पूछिए, क्या वाकई, या ये सिर्फ एक मानसिक इल्यूजन है, एक स्पॉटलाइट जो सिर्फ आपके दिमाग में जल रही है। 18 एम्पैथी गैप। मान लीजिए आप अभी शांत हैं, सुकून में। कोई आपसे पूछे, अगर कल कोई आपको भड़काएगा तो आप गुस्सा करेंगे? आप कहेंगे, नहीं, मैं कंट्रोल में रहूंगा। मगर जब वही परिस्थिति वास्तव में सामने आती है, तो आप खुद को गुस्से में चीखते हुए पाते हैं। या जब आप भूखे होते हैं, तो लगता है कि दुनिया की हर परेशानी खाना खाकर सुलझ सकती है। पर भूख मिटते ही आपकी सोच बदल जाती है। यही है एम्पैथी गैप, एक मानसिक भ्रम जो कहता है कि हम अपनी और दूसरों की भावनाओं को उस वक्त सही सही नहीं समझ सकते जब हम किसी भावनात्मक स्थिति में नहीं होते। दूसरे शब्दों में, जब हम शांत होते हैं, तब हम गुस्से या दर्द में खुद को कैसा महसूस करेंगे, ये समझ नहीं पाते। और जब हम भावनाओं में बह रहे होते हैं, तब हम यह भूल जाते हैं कि शांत दिमाग कैसा सोचता है। यह गलतफहमी हमें खुद के साथ भी होती है और दूसरों के साथ भी। उदाहरण के तौर पर, किसी और को दिल टूटने का दुख होता है, तो हम उन्हें सलाह दे देते हैं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर जब वही दुख खुद हमें होता है, तो हमें महसूस होता है कि यह दर्द समझाना इतना आसान नहीं था। एम्पैथी गैप हमें रिश्तों में उलझाता है। माता पिता को लगता है कि बच्चे जानबूझकर गलतियां करते हैं, क्योंकि वो खुद उस उम्र के भावनात्मक दबाव भूल चुके होते हैं। कोई डॉक्टर किसी मरीज की तकलीफ को कम आंकता है, क्योंकि वह खुद उस दर्द में नहीं होता। किसी नेता को भूखे लोगों का गुस्सा बेमतलब लगता है, क्योंकि उसके पास हर रोज खाने की प्लेट मौजूद है। यह अंतर सिर्फ जानकारी का नहीं है, यह अनुभव का है। जब तक हम किसी भावना को खुद न जी लें, हम उसका असर, उसकी गहराई, उसका जहर पूरी तरह नहीं समझ सकते। एम्पैथी गैप हमें हमारे अंदर के इनसेंसिटिव वर्जन की झलक दिखाता है, और यह भी दिखाता है कि कैसे हम वक्त के साथ अपनी भावनाओं को भूल जाते हैं, जिससे हम भविष्य के फैसले गलत तरीके से ले लेते हैं। एक सरल उदाहरण लें। जब हम भरे पेट होते हैं, तो हम अगले हफ्ते की ग्रॉसरी लिस्ट में बहुत कम आइटम डालते हैं। पर जैसे ही भूख लगती है, हमें लगता है, काश मैंने ज्यादा खरीदा होता। या जब हम किसी एडिक्शन से बाहर आते हैं, तो सोचते हैं, अब कभी क्रेविंग नहीं होगी। लेकिन जैसे ही क्रेविंग आती है, हम खुद को फिर उसी दलदल में गिरते हुए पाते हैं। एम्पैथी गैप इस फर्क को उजागर करता है जो हमारे सोचने और महसूस करने के बीच
हमेशा बना रहता है। ये बताता है कि हम इंसान, चाहे जितना भी सोचें कि हम समझदार हैं, हमारी भावनाएं हमारे फैसलों का गुप्त निर्देशक होती हैं। इस भ्रम को पहचानना पहला कदम है। इसे तोड़ना मुश्किल है, मगर जब हम जान जाते हैं कि हम इस गैप में जी रहे हैं, तब शायद हम अपने और दूसरों के साथ थोड़े ज्यादा मुलायम हो सकते हैं। 19. Semantic satiation. नीला, 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 नीला। क्या आपने कभी कोई शब्द बार बार दोहराया है और अचानक पाया हो कि वो शब्द अजीब लगने लगा है? शब्द की ध्वनि तो वही है, मगर उसका मतलब जैसे धुंधला हो गया हो। आप सोचते हैं, ये वाकई कोई शब्द है, या फिर लगता है कि ये बस आवाज है, बिना किसी अर्थ के। इसी अनुभव को कहते हैं सिमेंटिक सेशिएशन। जब कोई शब्द बार बार दोहराया जाए तो वह अपना अर्थ खो देता है, कम से कम कुछ समय के लिए। ये सुनने में मजाक जैसा लगता है, मगर इसके पीछे दिमाग की एक गहरी प्रक्रिया छिपी है। हमारे दिमाग में हर शब्द के साथ एक अर्थ, एक अनुभव और एक भावना जुड़ी होती है। जब आप कोई शब्द बोलते हैं, जैसे नीला, तो दिमाग तुरंत उसके अर्थ को सक्रिय करता है। नीले रंग की चीजें, आसमान, समंदर, शायद कोई नीली शर्ट। लेकिन जब वही शब्द लगातार दोहराया जाता है, नीला, 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 तो दिमाग की सिमेंटिक प्रोसेसिंग सिस्टम थक जाती है। वो टेम्पोररीली शट डाउन कर देती है उस शब्द से जुड़े अर्थ को। अब वही शब्द सिर्फ ध्वनि बनकर रह जाता है। अजनबी, खोखला, अर्थहीन। ये कोई बग नहीं है, बल्कि दिमाग की एक सुरक्षा प्रणाली है। सिमेंटिक सेशिएशन हमें लिंग्विस्टिक ओवरलोड से बचाती है, ताकि हम अर्थ को सिर्फ रेपिटेशन के जरिए महसूस न करें। मगर इस ट्रिक में एक और परत है। ये केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। हमारे विचार, हमारे विश्वास, इवन हमारी पहचान भी इस तरह के सैचुरेशन का शिकार हो सकते हैं। सोचिए, कोई शब्द जो आपके लिए भावनात्मक था, जैसे माफी, प्यार या आजादी, अगर उसे बार बार हर संदर्भ में, हर संवाद में सुना जाए, तो एक समय आता है जब वो शब्द खोखला लगने लगता है। उसमें वही ताकत नहीं रहती, वो बस शोर बनकर रह जाता है। और यही इस ट्रिक की सबसे डार्क बात है। सिमेंटिक सेशिएशन लैंग्वेज को डिकंस्ट्रक्ट कर देता है। ये दिखाता है कि अर्थ स्थायी नहीं होते, वो फ्रेजाइल होते हैं, रेपिटेशन से मिट सकते हैं। इसीलिए प्रचार, मीडिया, विज्ञापन, यहां बार बार एक ही बात दोहराई जाती है। सुरक्षा, समृद्धि, आजादी। ये शब्द सुने सुने से लगते हैं, मगर कभी कभी इतना दोहराए जाते हैं कि उनमें वास्तविकता का वजन कम हो जाता है। अब सोचिए, अगर भाषा ही स्थायी नहीं, अगर शब्द ही अर्थ से टूट सकते हैं, तो हम जिन शब्दों पर दुनिया बनाते हैं, समझ, रिश्ते, भरोसा, वो कितने स्थिर हैं। सिमेंटिक सेशिएशन बताता है कि शब्द केवल ध्वनि नहीं, अर्थ भी है। और जब अर्थ खोने लगे, तो जरूरत है ठहरने की, चुप रहने की, फिर से अर्थ खोजने की। 20. चॉइस का पैराडॉक्स। सोचिए, आप एक सुपरमार्केट में खड़े हैं। सामने 30 तरह के जैम की बोतलें रखी हैं। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, मैंगो, ऑरेंज मार्मलेड, कीवी, अंजीर। आप कुछ देर तक सबको देखते हैं और फिर खाली हाथ बाहर निकल जाते हैं। कभी कभी ज्यादा विकल्प आजादी नहीं, जकड़न बन जाते हैं। इसे कहते हैं द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। जहां विकल्प बढ़ते हैं, वहां संतोष घटता है, क्योंकि हर विकल्प के साथ आता है एक खोया हुआ मौका। आप एक चीज चुनते हैं, तो बाकी सब चीजें न चुन पाने का अफसोस पीछा करता है। दिमाग सोचता है, क्या वो दूसरा ऑप्शन ज्यादा अच्छा होता? क्या मैंने गलत फैसला कर लिया? और ये अफसोस उस चुनी गई चीज की खुशी को खा जाता है। इसलिए आज की दुनिया में, जहां सब कुछ कस्टमाइज है, कपड़े, करियर, पार्टनर तक, हम ज्यादा फ्री तो हैं, मगर शायद पहले से ज्यादा एंग्शियस भी। सोचिए, पहले जिंदगी के रास्ते सीमित थे। अब हर मोड़ पर चॉइस है, पर हर चॉइस एक बोझ बन सकती है, क्योंकि जितने ज्यादा दरवाजे खुलते हैं, उतना ही मुश्किल हो जाता है किसी एक में दाखिल होना। और यही इस ट्रिक की सबसे सटल बात है। ज्यादा विकल्प ज्यादा नियंत्रण नहीं, ज्यादा भ्रम पैदा कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि आजादी का मतलब है हर चीज में विकल्प होना, मगर असल में आजादी का मतलब शायद ये है, कम विकल्प मगर ज्यादा स्पष्टता।
द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सीमाएं हमें हल्का करती हैं, कि क्लैरिटी का जन्म कमी से होता है और कि कभी-कभी कम ही काफी होता है। 21 डिसोसिएशन। कभी ऐसा लगा है कि आप अपने ही शरीर से अलग हो गए हों, जैसे आप खुद को बाहर से देख रहे हों, अपने विचारों को, अपनी आवाज को, अपने ही चेहरे को। आप कमरे में हैं मगर आप जैसे आप नहीं हैं। आपके हाथ चल रहे हैं, मुंह बोल रहा है, मगर सब कुछ ऑटो पायलट पर है। यह अनुभव अनसेटलिंग हो सकता है, मगर यह सिर्फ एक ग्लिच नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की एक गहरी रहस्यमयी क्षमता है। इसे कहते हैं डिसोसिएशन। जब चेतना खुद से अलग हो जाती है, हम सोचते हैं कि हमारा मैं, हमारी आइडेंटिटी, हमारे शरीर और दिमाग का योग है। मगर डिसोसिएशन बताता है कि यह संबंध उतना स्थायी नहीं जितना हम मानते हैं। ये तब होता है जब दिमाग अत्यधिक तनाव, आघात या थकावट के कारण अपने ही अनुभवों से खुद को डिस्कनेक्ट कर लेता है। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल सुरक्षा प्रणाली है। मानो दिमाग कह रहा हो, ये अनुभव बहुत भारी है, चलो थोड़ी देर के लिए इससे दूर हो जाएं। सोचिए, आप किसी बहस में हैं। तेज आवाजें, तर्क, भावनाएं। अचानक आप महसूस करते हैं कि आप खुद को देख रहे हैं, जैसे कोई थिएटर चल रहा है और आप दर्शक बन चुके हैं। या फिर कोई पुरानी याद अचानक इतनी साफ उभरती है कि आप उस पल में लौट जाते हैं और वर्तमान धुंधला हो जाता है। डिसोसिएशन सिर्फ ट्रॉमा से नहीं आता, कभी कभी यह दिनचर्या में भी दाखिल हो जाता है। आप गाड़ी चला रहे होते हैं, कई किलोमीटर निकल जाते हैं और फिर अचानक ध्यान आता है, मैं तो बस चला ही जा रहा था। या फिर कोई किताब पढ़ते पढ़ते आप किसी और ही दुनिया में खो जाते हैं। शरीर कमरे में है मगर मन कहीं और। ये अनुभव बताते हैं कि यस, वो द सेल्फ कोई स्थायी इकाई नहीं है। वो एक प्रवाह है, एक शिफ्टिंग सेंटर ऑफ अवेयरनेस। और डिसोसिएशन उस प्रवाह में एक अजीब सी दरार बनाता है। मगर ये दरार हमेशा नकारात्मक नहीं होती। कुछ ध्यान तकनीकें, आध्यात्मिक साधनाएं जैसे विपस्सना या ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन भी हमें डिसोसिएट करना सिखाती हैं। आप विचारों को आते जाते देखते हैं, भावनाओं को पहचानते हैं, मगर उनमें उलझते नहीं। एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं। इस ऑब्जर्वर मोड में दर्द भी महसूस होता है, मगर उससे जुड़ाव नहीं होता। ये एक तरह की लिबरेशन है, अपने ही मन से। मगर इसी ट्रिक की एक डार्क परत भी है। अगर डिसोसिएशन हैबिचुअल बन जाए तो हम अपनी ही जिंदगी से कटने लगते हैं। हर अनुभव अनरियल लगने लगता है, हर रिश्ता सरफेस लेवल। और तब जब हम ज्यादा डिसोसिएट होते हैं, तब आयरॉनिकली हम खुद को सबसे ज्यादा खो बैठते हैं। डिसोसिएशन हमें दिखाता है कि चेतना स्थायी नहीं, बल्कि कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर है। कि मैं, ये शब्द हर समय वही नहीं होता। और सबसे जरूरी बात, ये ट्रिक हमें सवाल पूछने पर मजबूर करती है। अगर मैं खुद को देख सकता हूं, तो मैं कौन हूं? वो जो देख रहा है या वो जो देखा जा रहा है? डिसोसिएशन कोई बग नहीं, बल्कि हमारे माइंड का एक हिडन फीचर है, एक टूल जो हमें सरवाइव कराता है। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो जाए तो हम खुद से ही दूर हो जाते हैं। इसीलिए जरूरी है वापस लौटना, अपने शरीर में, अपने अनुभव में, अपने मैं में। क्योंकि जब आप खुद को ऑब्जर्व करना बंद कर देते हैं, तभी आप दोबारा होना शुरू करते हैं। 22 फ्रीक्वेंसी इल्यूशन। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी नए शब्द का नाम पहली बार सुना और फिर वो शब्द हर जगह दिखने लगा? या आपने कोई खास कार मॉडल देखा और अब आपको हर सड़क पर वही कार नजर आती है? ऐसा लगता है जैसे वो चीज अचानक इस दुनिया में फैल गई हो, मगर असल में वो पहले से वहीं थी, बस आपने देखना शुरू किया। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी इल्यूजन या बॉर्डर माइनहोफ फेनोमेनन। जब आपका दिमाग किसी चीज को अचानक बार बार नोटिस करने लगता है, तो लगता है जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई हो, मगर फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ती, आपकी अटेंशन बढ़ जाती है। हमारा दिमाग एक सटीक मशीन है, मगर सिलेक्टिव। हर दिन लाखों चीजें हमारी नजरों के सामने से गुजरती हैं, मगर हम उनमें से सिर्फ कुछ ही चीजों को कॉन्शियस महसूस करते हैं। बाकी सब बैकग्राउंड में धुंधला रहता है।
मगर जिस क्षण कोई चीज आपके ध्यान में आ जाती है, वो स्पॉटलाइट में आ जाती है। अब वो चीज हर जगह दिखती है, जैसे वो खुद आपको ढूंढ रही हो। ये ट्रिक मासूम लगती है, मगर इसके पीछे एक गहरी साइकोलॉजिकल चाल है। हम मान लेते हैं कि जो चीज बार बार दिख रही है, वो शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या दुनिया में उसका कोई खास अर्थ है। मगर असल में वो बस आपकी अटेंशन का रिफ्लेक्शन है। सोचिए, आप नुकसान के बारे में सोच रहे हैं, तो हर जगह धोखा, गलती, नुकसान दिखने लगता है। अगर आप प्यार की तलाश में हैं, तो हर इशारा, हर मुस्कान एक संभावना बन जाती है। आप जो देखना चाहते हैं, दुनिया वो दिखाने लगती है। या यूं कहें, दुनिया नहीं बदलती, देखने वाला बदल जाता है। और यही इस ट्रिक की सबसे खतरनाक बात है। फ्रीक्वेंसी इल्यूजन एक भ्रम है, जो हमें यकीन दिला सकता है कि कोई पैटर्न है, कोई संकेत है, कोई कनेक्शन है, जबकि शायद कुछ भी नहीं है। हम इंसान रैंडमनेस को सह नहीं पाते। हम हर चीज में अर्थ ढूंढते हैं। हर बार जब कुछ दोहराया जाता है, हम मान लेते हैं ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। मगर कई बार ये सिर्फ नोटिस करने की आदत होती है। ये ट्रिक मीडिया, मार्केटिंग और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में बड़ी चालाकी से इस्तेमाल होती है। आपको एक आइडिया दिया जाता है, एक डर, एक उम्मीद, और फिर आप उसे हर जगह देखने लगते हैं। अचानक हर घटना, हर खबर उसी नैरेटिव में फिट होने लगती है, और हम सोचते हैं ये तो सच है, ये बार बार हो रहा है। मगर शायद ये बस आपका दिमाग है, जो अब फिल्टर बदल चुका है। फ्रीक्वेंसी इल्यूजन हमें याद दिलाती है कि परसेप्शन रियलिटी से अलग होता है, कि हम जो देख रहे हैं वो जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ हो। शायद वो सिर्फ हमारे अटेंशन का रिफ्लेक्शन है। तो अगली बार जब कोई चीज बार बार दिखे, तो सोचिए, क्या वो वाकई ज्यादा हो रही है, या बस आप ज्यादा देख रहे हैं। अब जब ये 1 घंटे की यात्रा खत्म हो रही है, एक सवाल धीरे से मन में उठता है, हम कौन हैं अगर हमारा ही मन हमसे सच छुपा सकता है। हर ट्रिक जो आपने सुनी, मिरर मैनिपुलेशन से लेकर सेमेंटिक सैचुएशन तक, ये सब हमारे दिमाग के दरवाजे खोलती हैं, मगर साथ ही ये दिखाती हैं कि हर दरवाजे के पीछे एक और गलियारा है। हम सोचते हैं कि हम चीजों को तर्क से समझते हैं, मगर अब तक आपने देखा होगा कि हमारा तर्क भी कई बार भ्रम का शिकार होता है। हम मानते हैं कि यादें हमारी पहचान हैं, मगर जब यादें खुद ही झूठ बोलने लगें, तो पहचान का क्या मतलब? हम सोचते हैं कि भावनाएं हमारे निर्णयों से अलग हैं, मगर सच तो यह है कि भावनाएं ही हमारे फैसलों की चुपचाप मार्गदर्शक बन चुकी होती हैं। हमने देखा कि आंखें धोखा दे सकती हैं, दिमाग कहानियां गढ़ सकता है, और भाषा, जिस पर हम भरोसा करते हैं, वो भी अपने ही अर्थ खो सकती है। तो क्या इसका मतलब है कि हम कुछ भी नहीं जानते? नहीं। इसका मतलब यह है कि ज्ञान का पहला कदम है यह जानना कि हम कितना कम जानते हैं। जब हम इन ट्रिक्स को पहचानते हैं, तो हम सिर्फ मानसिक भ्रम नहीं समझते, हम खुद को समझने लगते हैं। हर ट्रिक हमें एक दर्पण देती है, जहां हम अपने भीतर की खामोश परतों को देख सकते हैं। वो परतें जो आम दिनों में छुपी रहती हैं, बिना आवाज के, मगर गहरी। और सबसे जरूरी बात, यह यात्रा कोई परीक्षा नहीं थी, ये कोई नतीजा पाने की दौड़ नहीं थी। यह थी एक धीमी नींद सी यात्रा, जहां हर शब्द, हर विचार आपको एक कोमल गहरे सन्नाटे की ओर ले गया। अगर इस दौरान आपकी आंखें भारी हो गईं, या दिमाग में एक हल्की गूंज बची रह गई, तो जानिए कि यह वीडियो सफल रहा, क्योंकि इन ट्रिक्स का असली जादू तुरंत समझ में नहीं आता। ये धीरे धीरे भीतर बैठता है, जैसे कोई बीज जो अंधेरे में अंकुरित होता है। शायद जब अगली बार आप खुद पर शक करें, या किसी और के व्यवहार को समझ न पाएं, तो आपको ये ट्रिक्स याद आएं। शायद तब आप मुस्कुराकर कहें, मैं जानता हूं ये मन का खेल है। तो अब आंखें बंद कीजिए, सांस धीमी कीजिए, और खुद को इस नींद की आहट में बह जाने दीजिए, क्योंकि मन का सबसे गहरा रहस्य हमेशा शांति में खुलता है। शुभ रात्रि।